नमस्कार। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलिए, जैसा कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इतिहास में कल शायद कहां तक थे हम? जी, इतिहास में हम कल थे कुछ प्लासी की बात बता रहे थे, कुछ ऐसा कुछ था, मतलब अलीवर्दी खान की बात थे हम। ठीक है, हम समझ गए हम। तो कुल मिला के हमने कल बंगाल के नवाबों की बात की थी, और मैं दोबारा से बंगाल के नवाब लिख देता हूं, क्योंकि आपका सब गोल हो गया है, मुझे पता है। क्योंकि लेक्चर्स देखने के बाद उसका रिवीजन नहीं करोगे तो गोल तो होना ही है। और गोल का मतलब होता है, एक तो होता है कि माइंड से क्लियर हो जाना, एक होता है क्लियर ही हो जाना। दोनों में फर्क है। तो मैं नहीं चाहता कि क्लियर ही हो जाए, मैं चाहता हूं कि क्लियर हो जाए। तो बंगाल के नवाबों की बात कर लेते हैं। पहले आप सभी को बताता, थोड़ा सा रिकैप बताते हैं। तो लेक्चर का रिकैप ये था बच्चों, कि पहले थे बंगाल के नवाब जो थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। जिन बच्चों ने कल के लेक्चर में नहीं लिखा है वो आज लिख लें। मुर्शिद कुली खां पहले नवाब थे। उनके बाद आपके जनाब थे सुजाउद्दौला, ये सभी को पता है। सुजाउद्दौला के बाद जो नवाब थे, उनके बाद थे सरफराज खान। सरफराज खान और सरफराज खान के बाद जो नवाब थे, उनका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल के नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब थे, उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद जो नवाब थे, उनका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम के बाद थोड़े समय के लिए मीर जाफर आ गया था। ठीक है, तो यहां तक थे इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा प्लासी और बक्सर आज का कवर हो जाएगा। आगे के नवाब आपको बता देंगे, जैसे कि बंगाल के अंतिम जो नवाब थे, उनका नाम था नजीब उद्दौला। एक बार ये भी लिख सकते हैं कि बंगाल में जिस व्यक्ति तक बंगाल के नवाब की ताकत थी, जो बंगाल का नवाब था अंतिम रूप से, उसको नजीब उद्दौला कहा जाता है। तो हालांकि हमें फैक्ट तो क्या बाद में करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हमको प्लासी और बक्सर पे फोकस करना है। ठीक है, तो प्लासी बक्सर पे करना है फोकस। ये सारे मैंने पढ़ा दिए थे आपको। और ये जो व्यक्ति था, सरफराज खान नाम का व्यक्ति, ये वैसे ही भ्रष्ट था, है ना। इसमें कुछ ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी, ज्यादा ऑनेस्ट नहीं था। तो कुल मिला के सरफराज खान, इसको हम बीच में से हटा चुके थे। और मैं आपसे आज की स्टोरी स्टार्ट करता हूं अलीवर्दी खान से। ठीक है, चलिए। और अलीवर्दी खान का मैं बता दिया था, देखो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो चीज हम कल बता चुके हैं लेक्चर में रिकॉर्डेड है, आप सभी देख सकते हैं। कल से मैंने यहाँ पर आपके अंग्रेजों की बंगाल विजय बताई थी, और अंग्रेजों की बंगाल विजय एक चैप्टर था। उसमें मैंने पहले बंगाल की स्थिति बताई कि अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल कैसे काम कर रहा था। ठीक है, यानी बंगाल एक प्रांत हुआ करता था मुगल शासन के अधीन आने वाला। फिर उस प्रांत का मुखिया सूबेदार हुआ करता था, प्रधान हुआ करता था, नवाब हुआ करता था। उसके बाद आप सभी को पता है कि बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो पूरे एशिया का 60% माल अकेला पूरे यूरोप को बेचता था, जिसमें चीनी था, रेशम था, सूती कपड़ा था, मखमल था, ऐसी कुछ चीजें थी। तो ये सारी चीजें बता चुका था। लेकिन अब आते हैं, उसके बाद मैंने बंगाल की सिचुएशन बताई, लगभग से लगभग मैंने बताया था। और फिर मैंने मुर्शिद कुली खान शाही फरमान के माध्यम से बंगाल का पहला नवाब नियुक्त किया। और उसी फर्रुख शैयर जो मुगल शासक था 1717 में, उसने एक दूसरा शाही फरमान जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों के लिए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारियों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। ठीक है, चलिए, वो शाही फरमान में बताया। उसके बाद मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब बना, और इसने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था, ये बताया। उसके बाद मैंने सुजाउद्दौला को बताया, ये भी बहुत ईमानदार नेता था। और इस सरफराज खान को छोड़ो, फिर आते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान भी ज्यादा अच्छा नेता था, मतलब सॉरी नवाब था। तो 3 नवाब इतने अच्छे हुए कि इनके टाइम पे बंगाल ने 6.6 करोड़ की चांदी और लगभग 2.5 करोड़ का व्यापार का सौदा किया था यूरोप से। तो लगभग से लगभग माना जाता है कि इन्होंने अपना पेट ना भर के, बल्कि बंगाल का खजाना भरा और लोगों के विकास में काम किया। तो कुल मिला के ये ईमानदार नेता थे, सक्षम थे, कैपेबल थे,
इनकी इनकी जो दूरदर्शी थी, जो ट्रांसपेरेंसी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो कुल मिला के हम तीनों नेताओं की बात कर चुके थे। आप सभी को पता है कि 1740 में अब मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं और इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। आप सभी को क्रम याद रहेगा, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, ठीक है। अब चलो पेज ही पलट देते हैं। तो अब हम यहां पर डालेंगे सिराजुद्दौला। आज का चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नाउ का टॉपिक है सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। मैं कुछ ऐसे अपने, जब मैं नोट्स मेकिंग कराता हूं तो कुछ ऐसे टॉपिक डलवाता हूं ताकि बच्चों को ये पता रहे, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता रहे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, और जब भी वो कभी रिवीजन करने बैठे वो इस बात को महसूस करें कि या आज सर ने टॉपिक पढ़ाया था ये वाला, मतलब इनकी बीच लड़ाई है। देखो, कहानियों को गोल मोल ना घुमा के सीधे फैक्ट बताओ। मेरा तो मानना ये है, कहानी क्या कह रही है, कहानी में इधर उधर की बातें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कुछ जोड़ देते हैं, बस कहानी सत्य होती है। लेकिन तो वही चीज है, हम केवल फैक्ट की बात इसलिए करते हैं नोट्स मेकिंग, जब हम बैचेस में ये कराते हैं तो हम इसी तरीके से कराते हैं ताकि आपको आसानी रहे। अब देखो, सिराजुद्दौला वर्सेस मैं अंग्रेज की आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सिराजुद्दौला अंग्रेज की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको पहले अलीवर्दी खान को तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अलीवर्दी खान तो आएगा ही आएगा भाई साहब। चलिए, तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि 1740 ईस्वी में 1740 ईस्वी में सरफराज खान गद्दी पर बैठा हुआ था। वही सरफराज खान जो सुजाउद्दौला के बाद और मुर्शिद कुली खान का बेटा। तो सुजाउद्दौला मीर जाफर खान का, मुर्शिद कुली खान का दामाद था। जो पहला नवाब था उसका दामाद सुजाउद्दौला और उसका बेटा सरफराज। सरफराज जो था वो एक भ्रष्ट नेता था, एक करप्ट था, करप्ट नवाब था। ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी नहीं थी, दूर की सोच नहीं सकता था, अवयस्क था, मैच्योर नहीं था। कुल मिला के ये कह सकते हैं इसके बारे में। तो 1740 ईस्वी तक सरफराज खान बंगाल का नवाब रहा, बंगाल का नवाब रहा। लेकिन 1740 के बाद, 1740 के बाद कौन, अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान ने सरफराज को गद्दी से नीचे उतारकर, यानी गद्दी का तख्ता पलट करके सरफराज को गद्दी से अपदस्थ करके, यानी तख्ता पलट करके, जैसे कि कल को मान लो मैं किसी के पद को छीन लेता हूं, ठीक है, मारकर छीन लूं या उसे धोखा देके छीन लूं, वो अपदस्थ होता है। तो अपदस्थ करके बंगाल का नवाब बना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो धोखेबाजी हो गई। देखो, ऐसी धोखेबाजी चलती है और चलनी भी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, आज कोई ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, आपको लगता है कि ईमानदार है, ये आएगा हमारे मुखिया बनके, हमारा प्रधान बनके तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन आएगा, ठीक है, लेकिन उससे आपने पहले देखा कि उसके पहले या उससे पहले जो भी व्यक्ति था वो उस गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है। उससे पहले ये आएगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है आपका मुखिया बनने। क्यों? क्योंकि आपने जिसको चुना है वहां पे कोई व्यक्ति पहले बैठा हुआ है और वो सबसे बड़ा एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। जब सबसे बड़ा एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, ठीक है, तो पहली बात तो आपने चुना ही क्यों, ठीक है, और चुना है तो आप झेल भी नहीं पा रहे हो, ये भी बात अच्छी है। अब कुल मिला के आप जिस व्यक्ति को नवाब की गद्दी देना चाहते हो वो नवाब की गद्दी ले नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भ्रष्ट आदमी बैठा हुआ है। अब इस भ्रष्ट आदमी को हटाने के लिए ईमानदार व्यक्ति को एक समय के लिए धोखेबाज होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अलीवर्दी खान को, जो सरफराज खान काम कर रहा था ना, वो अलीवर्दी खान जैसे ईमानदार व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहे थे। और अलीवर्दी खान ने यह सोचा
कि देखो ईमानदारी मेरे अंदर है, यानी ऊपर अल्लाह मालिक है इस चीज का, यानी ईश्वर मालिक है, ईश्वर इसका सबूत है, गवाह है मेरे इस इरादों का कि मैं ईमानदार तो हूं, यानी मेरे इरादे तो अच्छे हैं। यदि मैं कल को सरफराज खान को धोखा देकर उसे गद्दी से उतार भी दूं ना, तो मेरे मैं यानी मुझे नरक की प्राप्ति तो नहीं होगी। भाई एक आइडियोलॉजी होती है, जैसे आज मेरे इरादे अच्छे हैं तो कल को मैं किसी भी चीज को पाने के लिए यदि कोई गलत कदम उठा भी लेता हूं तो मेरे इरादे तो अच्छे हैं, यानी इसका मतलब है कि मेरे ऊपर एक भी गुनाह चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले की नजर में मैं बिल्कुल साफ हूं क्योंकि मेरे इरादे अच्छे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे कि माता पिता ये कहते हैं कि व्यक्ति बेटा कभी झूठ मत बोलना। एक बात आपने कहावत सुनी होगी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। लेकिन आप एक चीज बताइए, देखो झूठ बोलना या ना बोलना तय यह चीज नहीं करती कि आपको पाप मिलेगा या आप भगवान की नजर में गलत हो या अच्छे हो। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने किस वजह से या किसके कारण से आपने झूठ बोला है। जैसे कि डिपेंड करते हैं, आपके घर में कल को लहू लुहान वाला व्यक्ति खून से लथपथ है, ठीक है, और वो अपनी जान बचा के किसी से 4-5 व्यक्तियों से 4-5 गुंडों से जान बचा के वो आपके घर की रात 12 बजे आपके गेट पर आ जाता है। ठीक है, आपके गेट पर आया और आपसे कहा कि बहुत तेज खटखटा रहा है कि खोलिए खोलिए इसको प्लीज खोलिए, है ना, क्योंकि क्योंकि उस समय जान प्यारी है। अब वो कह रहा है, आप उठे कैसे न कैसे नींद में करके आप उठ गए, आपने उस दरवाजे को खोला और कहा अरे भाई जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। यानी आपको पता है कि भाई इसको सहायता की जरूरत है, ये खून से लथपथ हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लगी होगी उसको, ब्लड ब्लड फ्लो हो रहा है उसका लगातार, तो वो खून से लथपथ हो गया। ठीक है, अब जिस तरीके से वो आया है आपने उसको हेल्प दे दी, तो आपने उसे अंदर अपने बेडरूम में बुला लिया कि भाई आराम से लेट जाओ, पट्टी वट्टी कर दूंगा। जैसे ही तुम उसकी पट्टी करने लगे वैसे ही दरवाजे से दूसरी आवाज आने लगी, लेकिन वो आवाजें थोड़ी डिफरेंट थी। उन आवाजों में क्या था, अरे हमको पता है वो क्या बोल रहे हैं, जो दूसरी बार आए हैं, जो गुंडे जिनसे बचकर वो भागा था, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई खोलो खोलो हमें पता है वो यहीं आया है, नहीं खोला तो दरवाजे तोड़ देंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन क्या किया कि आपने उस व्यक्ति को छुपा दिया और फिर आपने गेट खोला कि बोलो भाई साहब क्या काम है, अरे वो एक यहाँ पे किसी को देखा क्या आपने, वो शायद यही इसी तरफ आया था। तो आप बोलोगे कि भाई साहब नहीं यहाँ पर तो कोई नहीं आया, यानी आपने सीधा सीधा उस व्यक्ति को झूठ बोल दिया, लेकिन आपने झूठ बोला है उसकी जान बचाने के लिए। तो कुल मिला के यदि आप झूठ बोलें या सच बोलें, डिपेंड ये करता है कि सिचुएशन कैसी है। तो सिचुएशन ये मैटर करती है कि आप सही हैं या गलत हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप झूठ बोला। कभी कभी कोई व्यक्ति झूठ इसलिए बोल देता है किसी निर्दोष की जान बच जाती है। देखो सीधी बात है, मान लो निर्दोष से कभी गलती से कोई मर्डर हो गया, कोई गुनाह हो गया, गलती से अनजाने में हो गया, तो कहते हैं ना कि बेटा कोई नहीं, बड़े बूढ़े कि बेटा अनजाने में गलती की है तूने तो भगवान माफ कर देगा, यानी समझ गए आप। ठीक है, ओके। तो इंटेंशन अली वर्दी खान के अच्छे थे, इसलिए अली वर्दी खान अच्छा था, उसने कोई धोखेबाजी की ही मैंने मानता हूं, लेकिन अबदस्त तो कर दिया और इस जैसे भ्रष्ट को बंगाल की जरूरत नहीं है। अब अली वर्दी खान जब बंगाल का नवाब बना तो अली वर्दी खान, मैं बंगाल का कार्यकाल आपको बता देता हूं एक बार। अब वर्दी खान अली वर्दी खान जो बंगाल का नवाब बना, इसका कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इसका लगभग से लगभग कार्यकाल रहा है 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। ओके, तो 1756 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण देखो, अली वर्दी खान जो था वो दो कारणों से बहुत परेशान था। पहला कारण आपको बता दूं, यह दो कारणों में ही गिरा रहा, ये दो कारणों में ही गिरा रहा। ये दो कारणों में ही गिरा रहा। पहला कारण आपको बता देता हूं, पहला कारण था कि अली वर्दी खान पूरे कार्यकाल में, अली वर्दी खान पूरे कार्यकाल में मराठों से यानी मराठों के संघर्षों में ग्रस्त रहा।
मराठों के संघर्षों में घिरा रहा। ठीक है, दूसरा कारण इसका क्या था? दूसरा कारण था गृह कलेश। क्या था? गृह कलेश, यानी इसे बोलते हैं घरेलू कारण। घरेलू यानी गृह कलेश। अब सर ये गृह कलेश कैसे थे? चलो मराठा वाली कहानी तो अलग बता देंगे, गृह कलेश कैसे थे? एक्चुअली में यहां से निकला था सिराजुद्दौला। कैसे निकला देखते हैं। अब गृह कलेश में क्या था कि अली वर्दी खान की 3 बेटियां थी, इसके कोई पुत्र नहीं था, इसके कोई बेटा नहीं था। अली वर्दी खान के 3 बेटियां थी। पहली बेटी का नाम था घसीटी बेगम। पहली बेटी का नाम क्या था? घसीटी बेगम। तो ये थी पुत्रियां, ये पुत्री थी। पहले नंबर की पुत्री का नाम था घसीटी बेगम। दूसरी वाली पुत्री का नाम था राजवल्लभ। और तीसरी वाली पुत्री का नाम कोट नहीं है, तो इसलिए छोटी वाली बेटी को मान लीजिए बाई। चलिए, अब कुल मिला के ये था कि अली वर्दी खान जो था, इनकी जो पुत्री थी, 3 पुत्री थी। ठीक है, इनमें से किसी एक का पुत्र था शौकत जंग। शौकत जंग था। ठीक है, और छोटी बेटी का जो बेटा था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है, अब क्या था? अली वर्दी खान जो था 1756 में एक बात सोचता है। वो ये कहता है कि मेरे कोई पुत्र तो है नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के पुत्र है, यानी मैं उनका कौन हुआ? मैं उनका नाना जी हो क्या? यही संबंध है ना। यानी सिराजुद्दौला का अली वर्दी खान कौन लगा? नाना जी लगे, मम्मी के पिताजी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अली वर्दी खान कहता है कि मेरे तो पुत्र नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों के पुत्र है। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि बेटियों को तो मैं गद्दी दूंगा नहीं, क्योंकि बेटियों ने तो सत्ता कभी संभाली नहीं है ना, और ये परंपरा उस समय नहीं थी। ठीक है, जैसे कि रजिया सुल्तान भी तो आता है, लेकिन रजिया सुल्तान तो एकमात्र ऐसी थी, उसके बाद तो कोई ऐसा केस नहीं आया आपके सामने। ठीक है, अब बेटियों को तो गद्दी देने से रहा अली वर्दी खान, मतलब बहुत कम दिया जाता है। हाँ, बन जाए वो अलग बात है, लेकिन इन तीनों पुत्रियों में से देखा कि सबसे इनका प्यारा पुत्र कौन सा है जो ईमानदार है, क्योंकि अली वर्दी खान खुद एक ईमानदार था, तो सीधी सी बात है कि वो कोई ईमानदार ही देखेगा। ठीक है, क्योंकि सरफराज जैसा तो देखेगा नहीं, क्योंकि सरफराज जैसे व्यक्ति को तो उसने गद्दी से उतारा था। अब मुद्दा ये आता है कि घसीटी बेगम और राजवल्लभ, इनके पुत्र थे शौकत जंग। अब शौकत जंग जो था, क्योंकि घसीटी बेगम, क्योंकि अली वर्दी खान अपनी बेटियों को जानता था, घसीटी बेगम और राजवल्लभ एक नंबर की भ्रष्ट बेटियां, एक नंबर की, इतनी चालबाज, इतनी चुगलखोरी करना इनके इनके खून में था। अली वर्दी खान को लगा कि भैया इनको तो मैं बनाऊंगा नहीं, मतलब इनको दस इनके बेटे को तो बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसी मां वैसा बेटा, क्योंकि संस्कारी तो चलते हैं, तो मां ने संस्कार बेटे को दे दिए होंगे, बेटा वही काम करेगा सरफराज जैसा। तो भैया अब इन दोनों को तो यहां से काटो। जब ये दोनों कटे तो शौकत जंग भी कट गया, यानी शौकत जंग बंगाल का नवाब नहीं बनना था। अब आते हैं नेक्स्ट। छोटी बेटी जो थी वो थोड़ी दोनों बेटियों से अलग थी। वो अली वर्दी खान पर गई थी बिल्कुल। वो ईमानदार थी, सहनशील थी और सुशील थी, आदर से बात करती थी, सम्मान की हकदार थी, तो सम्मान दिया भी करती थी। अब आता है सिराजुद्दौला की बात। छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, काफी मैच्योर, काफी अच्छा लीडर था। लगभग से लगभग अली वर्दी खान की छवि इसमें ही दिखती थी। ठीक है, अब कुल मिला के क्या होता है, अली वर्दी खान की निगाह जाती है सिराजुद्दौला पे, और वो सबसे पहले अपनी बेटी से बात करता है। बेटी से कहता है कि छोटी बेटी इधर आओ। बोले कि हाँ पापा जी, पिताजी बताइए। क्या? हाँ महाराज बताइए। अब मुझे बताइए कि सिराजुद्दौला कहाँ है? बोला कि सिराजुद्दौला तो अभी शिकार पे गए हैं। अच्छा, तो कुल मिला के अली वर्दी खान ने बोला कि बेटी देखो, हमने तय किया है कि हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, हम राजपाट से संन्यास लेना चाहते हैं, और हम वैसे मराठों से घिरे पड़े हैं, तो अब सिराजुद्दौला की जिम्मेदारी हम देते हैं, सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाते हैं अपनी स्वेच्छा से। ठीक है,
तो अब कुल मिला के छोटी बेटी कहने लगी सर कि शौकत जंग तो बड़ा है, शौकत जंग को बना दीजिए। देखो कोई भी माँ अपने बेटे को नवाब बनते देखना चाहती है, इसलिए छोटी बेटी ने कोई आर्ग्यू नहीं किया, और जब आर्ग्यू नहीं किया तो कुल मिला के उसने बोला कि ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। तो इस मिला के सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान का एक सक्सीसर बनाया गया, एक उत्तराधिकारी बनाया गया, और अगले क्षण में ही सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना, और 1756 से लेकर 1757 तक ये बंगाल का नवाब रहा। तो लिख लीजिए सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज, हमने बता दिया था, ये कुछ स्टोरी थी, अली वर्दी खान को जाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना, बंगाल का नया नवाब बना। अब बंगाल का नया नवाब तो बन गया 1756 में, ठीक है। अब जब बंगाल का नवाब बनता है ये, तो यहां पर लिखते हैं पहले बंगाल, क्योंकि यहीं से हमारा क्लिस्ट निकलेगा। नहीं, ये लेते हैं चलो, और देखो कैसे करते हैं। ऐसे था, ठीक है। यहां पर बैठा है आपका बंगाल। बंगाल की हम बात करते हैं तो यहां पे आता है आपका नवाब, क्योंकि नवाब टॉप पर होगा और छोटी बेटी का बेटा है। तो नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। देखो स्टोरी याद रखना, ठीक है। ये थे हमारे सिराजुद्दौला। उसके अलावा नवाब की बात, अब आते हैं इनकी प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब आप समझ गए कौन है। प्रतिद्वंदी का मतलब है इनका कंपटीटर कौन है, इनसे जलने वाले कौन हैं। जैसे आप और आपके बगल में रहने वाला प्रतिद्वंदी है आपका, आपसे चाहे वो कितनी मीठी बात कर ले, आपके साथ चाहे वो कितनी भी चाय पी ले, ये लेकिन है तो कंपटीशन की दुनिया में आपका कंपटीटर ही ना। इसे कहां तक, इस सच को कहां तक झुठलाओगे। तो कुल मिला के प्रतिद्वंदी। अब प्रतिद्वंदी में पहला प्रतिद्वंदी आता है घसीटी बेगम, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि दुश्मनी कहां से आ गई थी। देखो घसीटी बेगम, जो इसकी कौन थी? सौतेली मां थी, सॉरी सौतेली मां इन द सेंस अब इसकी मां की बड़ी बहन, यानी कुल मिला के, ठीक है। तो घसीटी बेगम यानी सिराजुद्दौला की जो मां थी उसकी बड़ी बहन थी। अब घसीटी बेगम हो गए, उनके बाद आता है राज वल्लभ, एक और है राज वल्लभ, ठीक है। चलिए, तो ये है प्रतिद्वंदी। और बंगाल का जो सेनापति था, बंगाल का सेनापति था उस समय, बंगाल का अगला नवाब जो था मीर जाफर, वही सेनापति यहां पर था। आप बोलोगे इसे सेनापति कब से बंगाल का नवाब बन गया? देखो ये कहानी है, इसके लिए रुकना पड़ेगा आपको। ये इस समय, जिस समय नवाब सिराजुद्दौला है उस समय सेनापति मीर जाफर है, ठीक है। ये कमांडर इन चीफ था, किसका? नवाब का। ओके, और ये है प्रतिद्वंदी। और इनका जो बेटा है, जो पुत्र है, जिसका नाम है शौकत जंग, शौकत जंग। अब किसी का भी मान लो, ठीक है, यानी कुल मिला के दोनों ही भ्रष्ट हैं, तो ये भ्रष्ट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, और यहां बात करते हैं अंग्रेजों की। और उस समय अंग्रेजी कंपनी में जो गवर्नर और सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम मैं बता दूं, यहां पर हम लिख देते हैं गवर्नर के रूप में। गवर्नर के रूप में थे लॉर्ड क्लाइव। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और उसके बाद कमांडर इन चीफ यानी सेनापति कौन थे? सेनापति थे वाटसन। कौन थे? वाटसन। वाटसन सेनापति थे। तो कुल मिला के आप समझ गए हैं कि गणित क्या चलने वाला है, ठीक है। ओके, अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले देखो अंग्रेज कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे,
कभी नहीं। अंग्रेज तो हमेशा दूर रहे, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि सिराजुद्दौला के दुश्मन उसके घर में ही हैं। जब सिराजुद्दौला के दुश्मन उसके घर में ही हैं, तो क्यों ना इनमें फूट डाल दी जाए। समझ गए ना, क्यों ना इनमें फूट डाल दी जाए। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज तो फूट डालो राज करो नीति तो अपनाते थे। कभी इसको भड़काना, उसकी चुगली वहां कर लो, उसकी चुगली यहां कर देना। तो कुल मिला के अंग्रेजों का जो काम था वो यही था कि भैया चुगलखोर, क्योंकि इसकी चुगली वहां करी, उसकी बात वहां कही, दोनों को भिड़वा दिया और हंस गए और पार्टी एंजॉय कर ली अपनी। चलो जश्न माहौल बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि भैया हम अभी भाई भाई को और बाप बाप को लड़वा के आए। हमने अभी बाप के हाथों बेटे का और बेटे के हाथों बाप का कत्ल करवाया है, इसी बात पर जश्न हो जाए। अंग्रेजों का यह मानना था। चलिए, अब अंग्रेजों को पता लगा कि भैया नवाब सिराजुद्दौला और घसीटी बेगम जो हैं, इनके घर में दुश्मनी है। लेकिन देखो, अंग्रेजों को इसकी फैमिली में इंटरप्ट करना पड़ा ही क्यों? मुझे एक चीज बताइए, क्यों करना पड़ा? ऐसे क्या अंग्रेजों की गर्ज पड़ी थी कि इसकी फैमिली में जाके पता लगाए कि कौन दुश्मन है, कौन अपना दोस्त है? देखो, क्यों जाएंगे अंग्रेज? आपने रीजन पूछने की कोशिश की मुझसे कभी? नहीं। अब सुनिए, सिराजुद्दौला जो था, यानी सिराजुद्दौला क्या था? यह अली वर्दी खान का एक छवि था। अली वर्दी खान जैसा ही एक ईमानदार था, दृढ़ कृतज्ञ था, इसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी थी, इसकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो कौशल क्षमता थी, वो बहुत ही निपुण थी। तो कुल मिला के देखा गया कि सिराजुद्दौला जो कहीं ना कहीं था, यह क्या कर रहा था, अंग्रेजों से इसने एक बात बोली। अंग्रेजों से यह कहता था कि भैया कर मुक्त व्यापार मत करो। सुनो, कर मुक्त व्यापार मत करो, क्योंकि कर मुक्त व्यापार करने से क्या होता है, बंगाल का जो खजाना है वो खाली हो जाता है। क्योंकि बंगाल का, और मैं हूं बंगाल का नवाब, ठीक है, और मैं बंगाल का जब नवाब हूं तो मुझे बंगाल की जनता का कल्याण करना है, उनका वेलफेयर करना है, ठीक है, बंगाल को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। तुम तो कल को लूट के चले जाओगे, लेकिन जनता तो मुझे जवाब तो मुझे देना होगा जनता को। आप तो आप तो नॉन इंडियन हो, आप तो कल अपने देश चले जाओगे व्यापार करके, लेकिन कल को यदि मैंने जनता का कल्याण नहीं किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? बात भी सही कही है। तो सिराजुद्दौला ने इन पर थोड़ा क्या है, थोड़ा टाइट कर दिया था, कसाई कर दी थी। मतलब इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी कर दिया था कई हद तक। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार इसने, मतलब कुल मिला के यहां से कर लेते हैं। इसने कहा कि भैया देखो, सीधी बात है, सिराजुद्दौला ने बोला अंग्रेजों से कि भाई देखो, कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार तो मैं आपको करने नहीं दूंगा, ठीक है। अब अंग्रेजों को यह बात चिंतित होने लग गई, क्योंकि अंग्रेज बोले सिराजुद्दौला सुन भाई, तुझे पता नहीं है कि फर्रुख सैय्यर का शाही फरमान हमें पूरे बंगाल में टैक्स फ्री करने का व्यापार अधिकार देता है, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देता है। तुम क्या बात कर रहे हो? तो अब इस मिला के अंग्रेजों की दुश्मनी हो गई सिराजुद्दौला। अब अंग्रेज बोले कि यार ये व्यक्ति टांग अड़ा रहा है, और जो हमारे काम में टांग अड़ाएगा उसका तो खेल खत्म करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले यह पता लगाया कि इसकी कमजोरी क्या है। अब इसकी कमजोरी इसके घर में ही मिल सकती है। अब इसने पूरी हिस्ट्री को जाना पहले कि घसीटी बेगम कौन है, राज बल्लभ कौन है, शौकत जंग कौन है। शौकत जंग तो बड़ा है, ये बनना चाहिए था नवाब, शौकत जंग को क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब शौकत जंग में और सिराजुद्दौला में कोई ना कोई खटपट है। तो अब इसने क्या किया, शौकत जंग को, अंग्रेजों ने शौकत जंग को और सिराजुद्दौला को क्या बना दिया, एक दूसरे के विरोधी बना दिया। शौकत जंग को भड़का दिया कि शौकत जंग, समझ रहे हो, छोटा है देख लो फिर भी नवाब बन गया, तुम तो बड़े की बड़े रह गए, बस केवल कद में, तुम केवल इस दर्जे में बड़े हो हैं, गद्दी तो छोटा ले गया, तुम तो केवल उम्र में ही बड़े हो, पद में तो बड़ा है आपका छोटा भाई, आप तो जी हुजूरी करते होंगे उससे, आप तो उसका कहना मानते होंगे। तो शौकत जंग बोला कि अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, बड़ा हूं उससे, नहीं। तो बोले अंग्रेज जी यही तो गलत फहमी है आपकी, आप जो समझते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि आपका छोटा भाई आपसे भी बड़े पद पर बैठा है, और वो आपसे जो कहेगा आपको वही करना होगा। तो अब शौकत जंग के मन में वही दुश्मनी, वही खून का गरम और वही उज्ज्वलापन, वही एकदम जेलेसी
पैदा हो गई अपने छोटे भाई के प्रति। शौकत जंग ने तुरंत, शौकत जंग और घसीटी बेगम और राज वल्लभ, अंग्रेजों ने इन तीनों को अपनी तरफ ले लिया और इनको भड़का भड़का के सिराजुद्दौला के खिलाफ कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को नहीं बाता था। क्यों नहीं बाता था? क्योंकि इसलिए, देखो ये पॉलिटिक्स है। अब ऐसे करके घसीटी बेगम, राज वल्लभ और शौकत जंग तो क्या हो गए, क्या हो गए, अपने अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिए। क्यों ले लिए? शौकत जंग से वादा कर दिया, शौकत जंग तुम्हें हम बंगाल का नवाब बना देंगे यदि कल तुम हमारी सहायता करोगे तो। शौकत जंग बोला बताओ क्या सहायता करनी है। देखो सहायता ये करनी है कि पहले सिराजुद्दौला को मारो, ठीक है, और यदि तुम्हारे मारने की बस की नहीं है, एक काम करो, इसको पूर्णिया के विद्रोह में बुलाओ। शौकत जंग बोला पूर्णिया के विद्रोह में बुलाओ? हाँ, पूर्णिया के विद्रोह में जाकर इसे मारो ताकि कल को तुम बंगाल के नवाब बन सको, और हम देंगे पैसा तुम्हें, फंड हम देंगे तुमको इस युद्ध को लड़ने के लिए, ठीक है। शौकत जंग क्या होता कि सिराजुद्दौला को लेके ये चला गया पूर्णिया के विद्रोह में। कहां पर? पूर्णिया, पूर्णिया नाम की जगह है। पूर्णिया का विद्रोह हो गया, और पूर्णिया का विद्रोह जो था, इसको पूर्णिया के विद्रोह में शौकत जंग जो था, पूर्णिया के विद्रोह में शौकत जंग सिराजुद्दौला के विरुद्ध करने वाला था। शौकत जंग सिराजुद्दौला के विरुद्ध किया था, इसने विरुद्ध किया था। अब कुल मिला के बात यहीं पर आ जाती है, जब विरुद्ध किया था तो अब क्या था, सिराजुद्दौला को लगा अरे यार ये शौकत जंग हो रही, एक तरफ अंग्रेजों से मैं निपट रहा हूं, एक तरफ शौकत जंग आ रहा है। तो उसने क्या किया, शौकत जंग में यानी शौकत जंग को कुचलने के लिए पूर्णिया की तरफ चल पड़ा। और जब शौकत जंग जो था ये इंतजार कर रहा था कि छोटा भाई आ रहा होगा, मारूंगा उसे, लेकिन सिराजुद्दौला भी क्या किया, पूर्णिया की तरफ निकल पड़ा, और पूर्णिया के विद्रोह को कुचलने के लिए यानी शौकत जंग को खत्म करने के लिए क्या किया, इसने पूर्णिया में कदम रख दिया। लेकिन जैसे ही इसने पूर्णिया में कदम रखा, तुरंत इसे क्या पता चला कि अंग्रेज जो है वो कलकत्ते की तरफ जाकर कलकत्ते पर दुर्गबंदी करवा रहे हैं, किलेबंदी करवा रहे हैं। सोच रहे हो क्या गणित है? यानी शौकत जंग को अंग्रेजों ने तो भेज दिया पूर्णिया ताकि सिराजुद्दौला का ध्यान भटक जाए, और अंग्रेज चले गए कलकत्ते की तरफ, और कलकत्ता में जाके दुर्ग की किलेबंदी करवा रहे हैं साहब। फोर्ट विलियम का किले बनवा रहे हैं वहां साहब, है ना, फोर्ट विलियम दुर्ग की किलेबंदी करवा रहे हैं, दीवारों को बढ़वा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि कल को सिराजुद्दौला गोली चलाए तो हम मरे नहीं। चालाक तो है। पहले परिवार में घुसे, फिर शौकत जंग को भड़काया, शौकत जंग को वहां भेजा ताकि सिराजुद्दौला एंगेज हो जाए उस काम में, और जैसे सिराजुद्दौला वहां होगा हम सीधे क्या कर देंगे, कलकत्ते की किलेबंदी करवा देंगे, कलकत्ते पे दीवारों पे कांटे बिछवा देंगे, आके दिखाओ बेटा कौन आएगा। अब जैसे ही सिराजुद्दौला को पूर्णिया के विद्रोह में यह बात पता चली, अंग्रेजों ने मेरी बिना अनुमति के मेरी ही सरजमीन पर मेरे ही किले की दुर्गबंदी करवा दी है। सिराजुद्दौला से रहा नहीं गया, सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को ऐसे ही छोड़ाया और बोला कि जाओ तुम भाड़ में, हमें तुमसे युद्ध नहीं करना, मैं अंग्रेजों के पास जा रहा हूं, तुम तो मेरे अपने हो, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तो शौकत जंग से तुरंत यह सिराजुद्दौला सीधे क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज कलकत्ता में जाके किलेबंदी करवा रहे थे, कलकत्ता में किलेबंदी करवा रहे थे, किलेबंदी करवा रहे थे, किलेबंदी करवा रहे थे उस समय, ठीक है। और तुरंत सिराजुद्दौला ने अपनी कमान संभाली और सीधे कलकत्ता की तरफ इसने मूव कर दिया। बोला कि पूर्णिया देखेंगे बाद में, ये तो शौकत जंग है, इसको तो बाद में निपटा दूंगा, पर अंग्रेज संख्या में बड़े हैं, इनको निपटाओ पहले, ठीक है साहब। और ऐसा नहीं है सिराजुद्दौला अकेला कहीं भाग रहा था, डोल रहा था, ऐसा नहीं है। सिराजुद्दौला के साथ इतनी बड़ी सेना चलती थी कि आपको यकीन भी नहीं होगा, बताऊंगा एक दिन आप, ठीक है, अभी सॉरी एक दिन नहीं, अभी बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो कलकत्ता पर चल दिया, इसने तुरंत क्या किया, कलकत्ता पर जाकर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला सीधे कलकत्ता की तरफ बढ़ा, सिराजुद्दौला सीधे कलकत्ता की तरफ बढ़ा, और जब कलकत्ता की तरफ ये बढ़ने लगा, ठीक है, जब कलकत्ता की तरफ ये बढ़ने लगा तो इसने क्या कर दिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो लिख देंगे सिराज ने, शॉर्ट में लिखेंगे,
सिराज ने सिराज ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराज ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया साहब। और बस, क्योंकि सिराज का भी ईगो हर्ट हो गया था। सिराज बोलता है कि अच्छा बेटा, मतलब हम तो राजा इस क्षेत्र के, और हमारे अंदर आने वाला कलकत्ता, मतलब हमारे क्षेत्र में ही हमारे ही किले की दुर्गबंदी करवा रहे हो हमसे बिना पूछे। तो राजा कौन? राजा हम। आप कौन? नौकर। आप केवल नौकरी करने वाले हो व्यापार की यहां पर, ठीक है, हमसे पूछना पड़ेगा। अब इस चक्कर में जब सिराज ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों से रहा नहीं गया। और अंग्रेजों की जब खबर ये लॉर्ड क्लाइव और सेनापति वॉटसन के पास पहुंची तो तुरंत अंग्रेजों ने मिलकर, क्या, सॉरी सॉरी, अभी नहीं, अभी कलकत्ता पर क्लेव अधिकार कर लिया। सिराज ने बोला अपने सैनिकों से कि जाओ कलकत्ते पर बंगाल का झंडा फहरा दो, रियासत का झंडा फहराओ, हम आ चुके हैं, स्वागत नहीं करोगे? तो सिराज ऐसे बोला अंग्रेजों से। सारे अंग्रेज भागकर फुलता द्वीप की, सॉरी, ये अपने अंग्रेजों को क्या किया, कुछ अंग्रेज भाग गए, कुछ अंग्रेज बिछड़ गए, लेकिन जो अंग्रेज हपट्टे में आए और सेना को आदेश दिया कि जितने भी अंग्रेज यहां पर कलकत्ते दुर्ग में मौजूद हैं सबको कैद कर लो। तो सिराज के आदेश पर सेना ने सभी अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और सबको एक बंद कमरे, एक बंद अंधेरे कमरे में घुसाकर, जबरदस्ती घुसाकर, ठूस ठूस कर भर के उसमें कहा कि आग लगवा दो। इसे कहते हैं कालकोटरी की घटना। तो आप सभी को पता है कि सिराज ने कलकत्ता पर किलेबंदी के बाद, कलकत्ता किलेबंदी के बाद 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया था। काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया, काल कोठरी की घटना को अंजाम दिया था। काल कोठरी की घटना को क्या दिया? अंजाम दे दिया। इसमें क्या था कि अंग्रेज अधिकारियों को भरकर, बताया जाता है कि 146 अधिकारियों को, ब्रिटिश अधिकारियों को भरकर एक कमरे में, जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में, इसी मान लो हॉल है, ये पूरा हॉल है एक तरह से, तो इसमें बंद कर दो सबको, 500 लोगों को, और इसमें मिट्टी के तेल में आग लगवा दो, लकड़ी वकड़ी ठूस ठूस के। अब सोचो कौन कहां जाएगा बच के यार, गेट बंद कर दिया, अब बताओ कहां से भागोगे आप? दीवार है चारों तरफ, और फास फूस भर के, लकड़ी का सामान भर के, मिट्टी का तेल डाल के लगा दो आग, क्या है, जहां भी होगा मरेगा कोने में, बस, या तो आग से मरेगा या आग की जलन से मरेगा। तो ये बात थी। और जब ये खबर पहुंची अंग्रेजों के पास, गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के पास और वॉटसन के पास, क्लाइव ने आदेश दिया कि तुरंत अभी इसी वक्त जनवरी 1957 में आप कलकत्ते पर अधिकार करो वॉटसन। तुरंत कलकत्ता पर वॉटसन ने सीधे रूप से अधिकार किया, और यहां कब किया? जनवरी में जाके। और जनवरी 1757 को, जनवरी 1757 को, जनवरी 1757 को क्या कर लिया? अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर अधिकार किया। अब आप समझ गए हैं कुल मिला के कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। और जनवरी के बाद एक आती है फरवरी। तो सिराज ने सोचा कि यार गलत तो किया मैंने यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना, क्योंकि हिंसा ही हिंसा को भड़काती है, समझ गए ना। आज मैंने हिंसा की है, कल ये लोग हिंसा करेंगे, तो ऐसा करता हूं, इसे संधि कर लेता हूं। तो संधि की कैसे? आपको पता है कि प्लासी के युद्ध से पहले एक संधि की गई थी जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि, और यह संधि फरवरी 1757 में की गई थी। आप लिख दीजिए एक बार। तो पता है आपको, आप यहां पर लिख सकते हैं, एक हुई थी अलीनगर की संधि। यह संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलीनगर की संधि की गई थी, और इस अलीनगर की संधि जो हुई थी, ये हुई थी फरवरी 1757 को हुई थी, ठीक है, ओके। यह संधि, पहली बात तो नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के देखें कि यह संधि प्लासी के युद्ध से पहले, यह संधि
प्लासी के युद्ध से पहले, यह संधि प्लासी के युद्ध से पहले, ठीक है, प्लासी के युद्ध से पहले हुई है, हुई। और दूसरी बात है, ये पहला पॉइंट हो सकता है, नोट याद रखना बस इसका, ठीक है, इसका नोट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कही गई कि इस संधि के माध्यम से, इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच शांति हुई, दोनों पक्षों के बीच क्या हुई, शांति हुई। लेकिन आप सभी को पता है कि अंग्रेज संधियों को तोड़ने में माहिर रहे हैं हमेशा, ठीक है, चाहे वो एक्सला सापिल की संधि रही हो, चाहे वो पांडिचेरी की संधि रही हो, चाहे वो पेरिस की संधि रही हो। कर्नाटक युद्ध में मैंने तीनों संधि कराई थी, तीनों संधियों को तोड़ने में अंग्रेज ही माहिर थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब आते हैं अलीनगर की संधि। यह भी एक संधि थी जो अंग्रेजों द्वारा तोड़ी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि आज तो स्वराज्यों द्वारा चुप है, जो व्यक्ति काल कोठरी की घटना को अंजाम दे सकता है वो व्यक्ति हमें कभी भी मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देगा, सोते सोते पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया सकता, इसको तुरंत आक्रोश में लाओ, और आक्रोश में ये व्यक्ति तभी आएगा जब हम संधि को तोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अलीनगर की संधि को क्या कर दिया, अप्रासंगिक कर दिया, यानी बेफुजुल कर दिया, निरर्थक कर दिया। और जैसे ही इसने अप्रासंगिक संधि को अप्रासंगिक किया या निरर्थक किया, तो तुरंत सिराजुद्दौला गुस्सा आ गया और सिराजुद्दौला ने बोला कि अब युद्ध हो जाए। प्लासी के मैदान में इनको निमंत्रण दिया अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को, और जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, जैसे ही प्लासी का युद्ध, प्लासी का मैदान है ना, प्लासी का मैदान में जैसे ही दोनों सेना आमने सामने हुई, प्लासी के मैदान में दोनों सेना आमने सामने हुई, कौन थी, यहां पर थी बंगाल की सेना, ओके, और यहां पर थी अंग्रेजों की सेना, बंगाल की सेना और अंग्रेजों की सेना। बंगाल की सेना में कौन था, बंगाल की सेना में एक तो था नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ओके, एक तो था नवाब सिराजुद्दौला, और एक आपका कौन था, एक सेनापति, सेनापति की सेना। अब बोलोगे सर सेना कहां गई, अरे सेनापति की सेना, ठीक है, और सेनापति कौन था, मीर जाफर, मीर जाफर। और लगभग बताया जाता है कि बंगाल की सेना में, अब सुनिए, अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और अब बात करते हैं सेनापति की, सेनापति था वॉटसन, सेनापति था वॉटसन। और जब सेनापति वॉटसन था तो आप समझ जाइए अब खेल होने वाला है। देखिए अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों के साथ और कौन कौन था मुझे बताइए, एक बार जरा मैप देखिए, फ्लो चार्ट में बताइए कि अंग्रेजों के साथ यहां पर और कौन था। अंग्रेज क्या राजबल्लभ की तरफ नहीं थे, मतलब राजबल्लभ इनकी तरफ नहीं था, हाँ, आपको पता है जब एक घर में एंट्री किया था तो इसने सबसे पहले इनको अपनी तरफ किया था, राजबल्लभ अपनी तरफ, शौकत जंग अपनी तरफ, घसीटी बेगम अपनी तरफ। तो कुल मिला के ये भी इनके साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से भी और भी साथ थे, जैसे कि घसीटी बेगम, घसीटी बेगम थी, दुर्लभ राय थे, एक और थे दुर्लभ राय, ठीक है, और शौकत जंग, एक ये थे, ठीक है, ये भी अपनी तरफ आ गए था, ठीक है, इनकी थोड़ी थोड़ी सेना भी आ गई, शौकत जंग की भी तो सेना थी भाई, छोटी मोटी सेना थोड़ी थी उसकी भी, उसकी काफी बड़ी सेना थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति और आना है भाई, जो तो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है भाई साहब युद्ध में, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तय कर सकता था कि युद्ध कौन जीतेगा, और वो है हमारे धोखेबाज, एक नंबर के धोखेबाज आदमी मीर जाफर, एक नंबर का धोखेबाज आदमी है ये, जो, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि धोखेबाज व्यक्तियों के हाथ में हो, जिनकी व्यक्तियों की फितरत धोखेबाज की होती है, वही व्यक्ति तय करता है कि जीतेगा कौन और कौन हारेगा। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति का तो सीधा सीधा फंडा है कि भाई मैं तो तेरी तरफ हूं, ठीक है, अब तू हारे या जीते
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ईमानदार हूं, मैं वफादार हूं, मैं तेरी तरफ हूं। तो ईमानदार कभी व्यक्ति तय नहीं करता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन और धोखेबाज और ऊपर से वो ताकतवर हो जाए और लास्ट में धोखेबाज आदमी तय कर देता है कि तू हारेगा या जीतेगा। जैसे कि कल को मैं किसी से प्रॉमिस कर दूं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, हमारी सेना भी ज्यादा है, तो हम जीतेंगे डेफिनेटली। अब मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों को जब पता लगा कि बंगाल के पास 50,000 के सैनिक आ रहे हैं, कितने, 50,000, 50,000, और अंग्रेजों की सेना थी 3200 की, कितनी, 3200, 4,000 भी नहीं है भाई साहब, 3,500 भी नहीं है, ये 50,000 है। यदि मैं हिस्से की बात करूं ना, तो एक के हिस्से में कितने आएंगे, ये सर मैं, यदि मैं अंग्रेजों के एक सैनिक को लड़ाऊं और इनके सैनिकों के बट की बात करूं, तो एक सैनिक पर इतने लोग हावी हो जाएंगे, इसके एक सैनिक पर कि इतने हावी हो जाएंगे कि हाथ ना हाथ दिखेगा, ना किसी का मुंह दिखेगा, ना पैर दिखेगा। मैं मानता हूं कि डेड बॉडी मिल भी जाए ना अंग्रेजों की, तो शायद ढूंढ के भी ना मिले, दफना के और आ जाएंगे साथ में, मिट्टी में साथ में दफना के और आ जाएंगे कि हाँ लो भैया दफना उड़ दिया हमने। तो इतने सैनिकों की संख्या थी अंग्रेजों के, बंगाल के पास, सॉरी, अंग्रेजों 3200 सैनिक थे केवल। लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली, अंग्रेजों ने सोचा यार एक काम हो सकता है, ये 50,000 के सैनिक है ना, निष्क्रिय हो सकते हैं एक बार में। बोला निष्क्रिय मतलब एक्टिव नहीं होंगे, कैसे, देखो सेना की पावर सबसे बड़ी होती है सेनापति के हाथ, इसमें सेनापति के हाथ। यदि कल को हम सेनापति को अपनी तरफ ले लें तो अंग्रेज बोलते हैं कैसे लेंगे यार, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेंगे, क्योंकि मीर जाफर को यदि हम बंगाल के नवाब का पद ऑफर करें और बोलें कि मीर जाफर कल को तुम यदि हमारी तरफ आ जाओ और सिराजुद्दौला को अपने हाल पर छोड़ाओ, तो हम सिराजुद्दौला को मरवा के तुम्हें गद्दी हवाले कर देंगे। मीर जाफर बोल रहा है यार क्या ऑफर दिया तुमने मुझे, ये पहले 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 क्यों नहीं बताया तुमने, मैं सेना लेके नहीं आता सर, आप पहले ही बोल देते, क्या बात, अभी भिजवाया आपने, मैं युद्ध में खड़ा हूं, आप मुझसे बोले ऑफर ले लो, ये कोई मजाक है या कोई क्या चल रहा है। बोले कि मजाक नहीं है, अब बता दो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि 50,000 की सेना को लेके पीछे लौट जाओ, नवाब बनना है तो ठीक है, वरना कल को आए युद्ध में लड़ने तो देखो भाई, मैं मानता हूं कि 3200 सैनिक है, ठीक है, कम है, हम हारेंगे ये फिक्स है, यदि तुम हमारे साथ नहीं आते हो तो हम हारेंगे जरूर, हारेंगे जरूर, और हमारे हारने से ना तो तुम्हें कोई फायदा होगा ना नुकसान, हाँ नुकसान जरूर हो सकता है, फायदा नहीं होगा तुमको। अब वो मीर जाफर कहता है कि नुकसान क्या होगा मुझे, नुकसान क्या हो सकता है, बोला कि सुनिए नुकसान ये होगा कि हम हार तो जाएंगे, चलो हम कोई नहीं, हम हार गए, अपनी मैंने हार मान ली, लेकिन जीता कौन, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और जब वही युद्ध जीतेगा तो आप तो नवाब बनने से रहे, आप तो नवाब कभी बनोगे नहीं, तो हम तो आपको आपके नवाब का पद देना चाहते हैं, आपका नुकसान तो क्या, आपका भले का भला करना चाहते हैं, इसलिए आ जाइए हमारी सेना में, हमारे उस तरफ 50,000 को वापस पीछे लौटाइए, हमारे पास आइए, यानी कुल मिला के 50,000 हमारी तरफ कर लीजिए, ठीक है, हम आपको सब कुछ दे देंगे, शोहरत आपको मिलेगी, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, गरिमा आपको मिलेगी, वो गरिमा नहीं, प्रतिष्ठा वाली गरिमा, गरिमा आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यार, पद मिलेगा। मीर जाफर ने आप देखा ना ताप देखा, 50,000 सैनिकों से बोला बैक, सिराजुद्दौला के होश फाख्ता हो गए। सिराजुद्दौला बोलता है कि अब क्या करूं, क्योंकि जिस राजा के पास सेना नहीं, या सेना जिसकी कमजोर है, वो राजा राजा नहीं, क्योंकि कोई भी देश या किसी भी देश का राजा या किसी भी देश की सरकार तब तक ही शक्तिशाली रह सकती है जब तक कि उसकी सेना शक्तिशाली, जब तक उसकी सेना शक्तिशाली नहीं होगी, या जब 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 उसकी सेना युद्ध हारती रहेगी, तब तक देश की सरकार कमजोर होती रहेगी, देश का राजा कमजोर होता रहेगा। इसलिए सिराजुद्दौला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना रहा हो, मुझे बताइए अकबर की बात करें, जिसे हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते थे, अकबर की सेना कितनी बड़ी सेना थी, सेना पूरी आर्मी में 10,000 हाथी थे, कितने 10,000 हाथी, यानी हाथियों को भी लेके चले जाए ना तो सेना वैसी भग जाए, सोच रहे हो, 10,000 हाथी अकबर की सेना में, तो कुल मिला के बताया जाता है कि जिसकी सेना ताकतवर उसका राजा ताकतवर। चलिए
सिराजुद्दौला यहां से को सीधा भागना पड़ा और पटना में इसकी अंग्रेजों ने मौत करवा दी, बात खत्म। मुर्शिदाबाद से पटना भागा और पटना में सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और 23 जून, और यह प्लासी का मैदान इकट्ठा हुआ था 23 जून 1757 को, और प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और जीत कैसे हुई? धोखेबाजी से। कैसे? धोखेबाजी से। जिस व्यक्ति के इरादे ठीक नहीं है, उसका चाहे धोखा हो चाहे उसकी जीत हो, मैं उसका सम्मान नहीं करता। अब देखो, ये मीर जाफर को बंगाल का नवाब का जब बनाया गया था ना, तो इसके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ गया था, इस व्यक्ति को सांस लेना तक भी गवारा नहीं था। ये सांस ले तो ले कैसे? क्योंकि भैया तुम जिसकी गुलामी करके बंगाल के नवाब बने हो, अब नवाब तो तुम हो नहीं, लेकिन गुलाम जरूर बन गए हो। आप यदि किसी व्यक्ति की गुलामी करके कोई राजा भी बन जाओ ना, तो इतना बड़ा तीर नहीं मार लोगे। जैसे आज की दुनिया में मैंने बोला कि जब भी तुम किसी की गुलामी कर करके, जी हुजूरी कर करके, तुम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, तुम रहोगे तो गुलाम ही, रहोगे तो गुलाम ही। ये मैं मीर जाफर से कह रहा हूं। और आज की दुनिया में जो भी स्टूडेंट, जो भी डियर, जो भी है, जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी साफ कह देना चाहता हूं कि आज की दुनिया में जो बच्चे पैसे दे देकर जो एग्जामों को खरीद रहे हैं ना, याद रखें, मैं फिर बता रहा हूं कि जिनको आप पैसे दे रहे हो, जो आपसे पैसे ले रहे हैं, या जिनको आप खुशी खुशी नौछावर कर रहे हो, ये चीटिंग से एग्जाम पास करके ना तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। हर रात तड़पोगे, हर रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एक तो एथिकल लैंग्वेज की बात करें तो एक तो आपने किसी की मेहनत को मार के पद लिया है, पहली बात। दूसरा, कभी भी इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है, यानी हर रात ये सोचोगे कि ये नौकरी नहीं, ये तो एक जेल हो गई है मेरे लिए, ना मुझे सोने देती है ना मुझे खाने देती है, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टिगेशन आ सकती है। जैसे राजस्थान में आज उस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज जब उसका खुलासा हुआ है तो सारे के सारे एसआईओं को बर्खास्त किया। सोचो, जिसकी नौकरी 6 साल पहले एसआई में लगी होगी राजस्थान में, वहां उस एसआई के बेस नौकरी लगने पर उसको दहेज भी मिला, उसकी शादी भी हो गई होगी। लेकिन आज क्या हुआ? अब वो फुटपाथ पर आ गया भाई साहब। फुटपाथ पर कहां ले जाएगा किसी बीवी बच्चों को? कहां ले जाएगा? यही तो कहते हैं कि बुरा करोगे तो एक ना एक दिन बुरा होकर ही रहेगा। हाँ, इरादे नहीं होने चाहिए। देखो, जो व्यक्ति इरादों से बुरा करता है उसका तो ज्यादा ही होता है। आपके इरादे नहीं थे किसी के बुरे करने के, लेकिन गलती से आपसे गलती हो गई तो आपने उसका पश्चाताप भी किया, आपने उससे माफी मांगी, दैट्स इट, आपकी सजा हो गई है। ठीक है, कभी झटका लगे 1-2 बार तो सहन लेना, बस इतना सा है। बस यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मीर जाफर के साथ भी यही था। भगवान सोच रहा था कि बेटा सिराजुद्दौला देवता जैसा आदमी था, तूने उसके साथ धोखा किया ना, तो सुकून से तो तू भी नहीं रहेगा। अगले और इसके नेक्स्ट कहानी बक्सर की लड़ाई हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज मुझे लगता है काफी हो गया आपके लिए शायद, है ना? हाँ, तो आज हम नहीं करेंगे, आज यहीं तक इसको स्टॉप करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बक्सर के युद्ध के साथ। आपको कैसा लगा? ठीक है, और मंडे से, ठीक है, हम यूट्यूब पे लाइव सेशन ला रहे हैं और सीधी बात क्विज ऑप्शन भी ला रहे हैं, ताकि आप उस पर आंसर भी करें। ठीक है, आप कॉइन्स भी कलेक्ट करें, और कॉइन्स कलेक्ट करने के बाद आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा इस संस्था की तरफ से। ठीक है, तो मुझे भी इंतजार है और आपको इसको जीतने का इंतजार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस रेस में कौन जीतता है और कौन भाग लेता है। ठीक है, नमस्कार सभी को।